पार्ट 3 का चैप्टर 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। जैसा कि मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। वो थे आखिरी शक्तिशाली। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ तक के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि ये कैसे हुआ। इसका मतलब ये है कि सोचो कि एक छोटी सी अंग्रेज कंपनी बिजनेस करने आई थी और आगे आगे देखो धीरे धीरे उनने पूरे भारत पर अपनी हुकूमत चलानी शुरू कर दी। वे पूरे साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। और इसका मुगल बादशाहों में जो औरंगजेब की बात थी ये था कि यह बहुत ही शक्तिशाली बादशाह था। औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठकर वो पूरा देश कंट्रोल करते थे। पूरा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसे हम बोलते थे सूबे बोलते थे। जैसे कि आज हमारा भारत राज्य में बटा हुआ है और हर सूबे में 3 अफसर होते थे। पहला सूबेदार, जैसे कि इसमें है। इसका मतलब पूरे सूबे का बॉस, सबसे बड़ा अफसर यही होता था। सूबेदार के बाद दीवान होता था, यह पैसे वाला मामला संभालता था, टैक्स लेना जैसे कि खजाना, सब कुछ इसके हाथ में था। फिर होता था फौजदार, इसके हाथ में भी पूरी फौज किया थी, सिपाही थी, घोड़े आती। इन सब के नीचे गांव के जमींदार होते थे जो कि किसानों से टैक्स वसूल करते थे, लेकिन ये काम किसी के लिए करते थे? औरंगजेब के लिए। जैसे कि दिल्ली से के ही झंडे के नीचे पूरा देश चलता था। उस वक्त पूरा भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। लोग भारत को पता क्या बोलते थे? सोने की चिड़िया बोलते थे। पहले बहुत अमीर था हमारा देश, एकदम मजबूत था हमारा देश, किसी की टक्कर नहीं थी, सभी डरते थे। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई ना, उसके बाद उनके यही से ड्रामा शुरू हो गया। फिर उनके बेटे में, उसके औरंगजेब के 3 बेटे थे, उनके आपस में लड़ाई हो गई। वो बोला कि मैं गद्दी पर बैठूंगा, वो बोला कि मैं गद्दी पर बैठूंगा, इसलिए सत्ता हिल गई। चित्र नंबर 1, कैप्टन हेडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया गया था। किसको मान लिया गया था? बहादुर शाह जफर को। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया और उनके बेटे को ही जफर के सामने मार डाला। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्ट अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब यह है कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्ट के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाके को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीज खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। सस्ती कीमत पर वो चीज़ खरीद लेते थे, लेकिन यूरोप में जाकर वे
ऊंची कीमत पर चीज बेचते थे, इसलिए उनको मुनाफा होता था। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों के प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तो वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। चित्र नंबर 2 में हम देख सकते हैं अफ्रीका, यहाँ से ये बम्बई, मद्रास, कोलकाता, समुद्री इलाके यहाँ से ले जाते थे और ये व्यापार करते थे। वाणिज्यिक मतलब होता कि एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरों के बाजारों में आने से रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, जब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी, वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। कहाँ पर बना चुके थे? गोवा में। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1798 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री तट मार्ग का पता लगाया था। वास्को दी गामा ने 1498 में पहली बार समुद्र पहुंचने मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापार भी सामने आ गए। जैसे कि मैंने बताया कि पुर्तगाल की खोजी यात्रा, फिर था डच। तो शुरू में तो पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी पे व्यापार करते थे, इसलिए सभी यूरोपीय देशों में प्रतियोगिता थी। कंपनी ने व्यापार को कैसे बढ़ाया? मुख्य केंद्र थे सूरत, मद्रास, बम्बई, कोलकाता। धीरे धीरे भारतीय शासकों से व्यापारिक सुविधाएं ले ली और अपनी शक्ति बढ़ाने लगे। तो सबसे पहले पुर्तगाली और डच आए थे। देखो दोस्तों, आगे है समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। सूती कपड़े और रेशम की बहुत ज़्यादा मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का सही यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। ये ऐसा कि दोस्तों धीरे धीरे कंपनी भारतीय शासकों से व्यापारिक सुविधाएं ले ली और अपनी शक्ति बढ़ाने लगी। अपनी बस्तियों को किले बंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। 1651 में कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी के इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनना शुरू
कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली, मतलब जमीन खरीद ली। इनमें से एक गांव था कालीकता, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता के नाम से जानते हैं। कोलकाता है, पहले था ये कालीकता। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए और व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान का मतलब है इस तरह है कि एक शाही आदेश जारी कर दे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी और व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्हें भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया गया। इसमें बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते। नंबर 3, मद्रास के जहाजों से सामान लाती और स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र है ये 1867 का। देखो, आप देख सकते हो चित्र नंबर 3 में ये है नौकाएं। देखो दोस्तों, आगे व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति में भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। अलीवर्दी खान और उसके बाद कौन बने थे? सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनियों को रियायतें देने से मना कर दिया गया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उससे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया और उसकी किलाबंदी को बढ़ाने से रोक दिया गया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्हें दलील दी थी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूल कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उसके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों को बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन नहीं था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए, अतः इन टकराव की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में होती गई। ये 18वीं सदी में बंगाल, जो भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था, यहाँ व्यापार बहुत होता था। बंगाल के नवाब कौन थे? अलीवर्दी खान। ठीक है। अंग्रेजों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखते थे और उनके बाद बने थे सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। वे नहीं चाहते थे कि अंग्रेज अपनी किलाबंदी करें और बिना कर दिए व्यापार करें। इसी कारण उनके बीच में जो विवाद है ये बढ़ने लग गया।